स्टूडेंट्स, हम एग्रोनॉमी पढ़ रहे थे यानी सस्य विज्ञान पढ़ रहे थे। सस्य विज्ञान के बारे में हमने जनरल जानकारी ली थी। क्या क्या सीखा था सस्य विज्ञान में? हमने सस्य विज्ञान की परिभाषा सीखी। अच्छा, परिभाषा के अलावा हमने सस्य विज्ञान के महत्व का अध्ययन किया। महत्व और परिभाषा के बाद में हमें सस्य विज्ञान के क्षेत्र पढ़ने हैं, यानी कि जो सस्य विज्ञान कहाँ कहाँ पर काम कर सकता है, किस किस क्षेत्र में इसका योगदान है, या फिर इंग्लिश में इसको बोल दें स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। अच्छा, अगर मैं स्कोप की बात करूं तो स्कोप को हम नॉर्मली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? 4 पार्ट्स में। देखो, 1 बाय 1 करके फिर इनको डिस्कस किया जाएगा। पहला स्कोप क्या रहता है? कृषि उत्पाद। जिसमें हम कृषि से जितने भी प्रोडक्ट लेते हैं, कृषि एग्रीकल्चर से जितने भी प्रोडक्शन लेते हैं उसके बारे में इसका क्या उत्पादन आएगा। एग्रीकल्चर से जितना भी इसका प्रोडक्शन लेते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट आता है नियोजन में। नियोजन में यानी कि इससे रिलेटेड जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जॉब्स। और तीसरा पार्ट आता है व्यवसाय में, यानी कि एग्रीकल्चर एज ए बिजनेस। व्यवसाय या फिर इसको लिख दें बिजनेस। चौथा पार्ट आपका जो आता है इसमें वो आता है उद्योगों में। उद्योगों में, ठीक है। यहां तक आपको यह समझना है कि ये 4 पार्ट्स में हमने किसको डिवाइड कर दिया? एग्रोनॉमी के स्कोप को डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब इनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम इसको देखते हैं। देखो, पहला पार्ट है आपका कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन में आप क्या देखते हैं कि देखो, एग्रीकल्चर कोई भी कंट्री है, कोई भी नेशन है, कोई भी देश है, उसकी जो विकास है, उसकी जो प्रगति है, उसका डेवलपमेंट है, वो कितना हो रहा है, किस पर डिपेंड करता है कि उसमें खाद्यान्न उत्पादन कितना है। खाद्यान्न उत्पादन कितना है, उस देश की उत्पादकता क्या है, यानी कि उसमें कितना ज्यादा खाद्यान्न प्रोड्यूस किया जाता है। या फिर हम आगे अगर इसको लिखना चाहें, तीसरा पॉइंट मैं इसका लिखूं तो खाद्य सुरक्षा क्या है, कितनी है। ये तीनों चीजें अगर कोई देश की आपको ज्यादा मिलती हैं, खाद्यान्न उत्पादन यानी कि कितना उत्पादन टोटली किया जा रहा है, उत्पादकता यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग कितना किया जा रहा है, खाद्य सुरक्षा यानी कि जो प्रोड्यूस किया जा चुका है, जो उत्पन्न किया जा चुका है, उसको हम कितना संरक्षित रखते हैं, कितने लंबे समय तक उसको रखा जा सकता है, या फिर हमारा कितना खराब हो गया। अगर ज्यादा खराब होता है तो नेशन के लिए नुकसान होता है, उस देश के लिए नुकसान होता है। अच्छा, कृषि उत्पादन से आपको क्या लाभ मिलता है? कृषि उत्पादन से तो पहली चीज है कि एग्रीकल्चर या फिर एग्रोनॉमी में जो क्रॉप्स पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी में जो फसलें पढ़ी जाती है, अनाज वाली फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, या तिलहनी फसलें हैं, चारे वाली फसलें, यानी कि ये जो नॉर्मली क्रॉप्स पढ़ी जाती है, उन क्रॉप्स के बारे में जानते हैं कि उसमें मृदा कौन सी प्रयोग होगी, उसमें बीज कौन सा प्रयोग होगा, बीज दर कितनी होगी, कौन सी किस्म का प्रयोग होगा, बुआई किस समय की जाएगी। अब इन सब चीजों के बारे में, इसके अलावा क्या जानते हैं हम? इसमें पढ़ा जाता है खरपतवार नियंत्रण,
क्या पढ़ा जाता है? खरपतवार नियंत्रण, कीटों के बारे में, रोगों के बारे में, उर्वरकों के बारे में, खाद और उर्वरक के बारे में, पादप संरक्षण के बारे में। अब इन सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। इसके अलावा उपज कितनी है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, या उत्पादन क्या है, या कोई देश है या कोई स्टेट है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई एरिया है स्पेसिफिक, उसकी उत्पादकता क्या है उस फसल के प्रति। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं और इनकी जो साइंटिफिक नॉलेज है वो लेते हैं। अच्छा, इन चीजों की साइंटिफिक नॉलेज लेंगे, इनके बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से क्या होगा कि खाद्यान्न जो है, खाद्यान्न ग्रहण करने वाली, खाने वाली फसलों को बोला जाता है। अच्छा, खाद्यान्न जो है वो साइंटिफिक तरीके से अगर खेती की जाती है तो उनका उत्पादन आता है। खाद्यान्न इससे अगर वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे, इन सब चीजों की जानकारी होगी तो खाद्यान्न बढ़ जाएगा। अब खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना ही सस्य विज्ञान का काम है। फसल को किस प्रकार, फसल का उत्पादन और मृदा का प्रबंधन, यही तो परिभाषा है। अच्छा, ये बढ़ा दिया हमने। खाद्यान्न जैसे ही आपका बढ़ता है, खाद्यान्न जैसे ही आपका बढ़ता है तो क्या होता है कि नेशन यानी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बदलती है, वो भी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था बदलती है, यानी कि इकोनॉमिक लेवल पर देश में सुधार आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि खाद्यान्न बढ़ता है तो किसान को भी फायदा होता है। अच्छा, अब किसान को फायदा होगा, अगर हम बात करें किसान की, तो कुछ विकासशील देश होते हैं और कुछ विकसित देश होते हैं। विकासशील यानी कि जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, जिनका विकास है वो हो रहा है, और कुछ विकसित देश हैं जो फुली डेवलप है, यानी कि उनमें विकास नहीं हो रहा, या फिर यूं कहते हैं वो पहले से ही विकसित है, जैसे अमेरिका हो गया। विकासशील देशों में भारत आता है। अच्छा, विकासशील देशों में जो किसान है वो क्या काम करते हैं? विकासशील देशों में वो अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह का मतलब हो गया कि जैसे अपने खाने के लिए या फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? ये खेती करते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। अच्छा, विकसित देशों में जीवन निर्वाह के साथ साथ वो इकोनॉमिक सफिशिएंट भी होना चाहते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से भी उनको यहां से मदद मिलती है। तो ये किसका फर्क पड़ा? सारा का सारा आर्थिक रूप से मदद मिलती, किसका फर्क पड़ा? सारा का सारा एग्रोनॉमी का, सस्य विज्ञान का फर्क पड़ा यहां पर सारा का सारा। कैसे कि ये देखो, इन सब चीजों की जो ऊपर हमने पढ़ी थी इनकी वैज्ञानिक जानकारी होगी, अगर उनकी वैज्ञानिक जानकारी होगी तो खाद्यान्न बढ़ेगा, खाद्यान्न बढ़ेगा तो देश की हेल्प होगी। दूसरी चीज हमने पढ़ी किसानों के बारे में। किसान है वो इसको जो खाद्यान्न फसलें हैं उनको उगाते हैं। अच्छा, उनके उगाने से क्या होगा कि या तो विकासशील देश है या विकसित देश है। विकासशील देशों में तो किसान उगाते हैं किसके लिए? कि अपने काम चल सके, खुद के लिए उगाते हैं। विकसित देशों में साथ में तो खुद के लिए उगाते हैं, साथ में वो आर्थिक रूप से सफिशिएंट हो जाएं और साथ में देश की अर्थव्यवस्था को भी वो सुधारते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी। देखो, अगर कोई विकसित देश नहीं है, उसको कोई खाद्यान्न है वो आयात करना पड़ रहा है, मंगवाना पड़ रहा है कहीं से, तो मंगवाना पड़ रहा है तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। दूसरी चीज है, कोई विकसित देश है वहां पर किसान क्या काम करते हैं? अच्छी खेती करते हैं, अच्छा खाद्यान्न उत्पादन होता है। अच्छा, अच्छा खाद्यान्न उत्पादन होता है तो क्या होगा कि मंगवाना नहीं पड़ेगा, वो भेजेंगे। अब भेजेंगे तो पैसे भी आएंगे, साथ में तो उनका खुद का काम चल गया, साथ में पैसे भी आ रहे हैं, तो ये देश की अर्थव्यवस्था को भी। अच्छा, भारत में क्या होता है? भारत बहुत सुंदर देश है, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक्चुअल में डिपेंड किस पर करती है? जो कृषि है आपकी वो किस पर डिपेंड करती है? एक्चुअल में वातावरण पर निर्भर करती है। आप देख लो, हमने पीछे ही बात की है, किस पर डिपेंड करती है? वातावरण पर। हमने पीछे ही बात की थी पिछले लेक्चर में
कि क्या क्या फर्क पड़ता है वातावरण का। कुछ पौधे लंबे छोटे हो जाते हैं और कुछ पौधे हैं वो जड़ें लंबी हो जाती है, कुछ पौधों की पत्तियां छोटी रहती है, कुछ पौधे हैं गर्म क्लाइमेट में होते हैं, गर्म मौसम चाहिए होता है, कुछ को ठंडा मौसम चाहिए होता है, कुछ फल हैं या कुछ खाद्यान्न है वो जम्मू कश्मीर की साइड होते हैं, कुछ है वो राजस्थान में होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में होते हैं, केरल की साइड होते हैं। यानी कि अलग अलग एक रूपरेखा है। भारत में हर प्रकार का मौसम होता है, भारत में हर प्रकार का मौसम होता है। जैसे अगर देखें ऊपर की ओर जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है भारत का, ये वाला जो भारत का एरिया है वो क्या है? ये वाला जो एरिया है भारत का, जो भारत का पूरा एरिया है वो किस पर क्या चीज है कि अलग अलग क्लाइमेट की वजह से। अभी यहां पर देखेंगे ऐसा कुछ दिखता है भारत। अगर इसको मैं थोड़ा सा और सही करने की कोशिश करूं तो यहां से इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं और ये कर देते हैं। अच्छा, अब इस प्रकार का भारत दिखता है। अगर ऐसा भारत है तो यहां पर आपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा क्लाइमेट में, जो आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट रहता है वो। तो आप देखेंगे कि जो नीचे ऊपर वाला जो क्षेत्र है, जो ऊपर वाला क्षेत्र है, यहां पर क्या है? ठंड ज्यादा होती है, यहां पर गर्मी ज्यादा होती है, यहां पर साथ में बारिश भी होती है, यहां पर पहाड़ी एरिया है, बारिश बहुत होती है, ये मैदानी क्षेत्र है, यहां पर आसपास में समुद्र लगता है, इसकी वजह से यहां पर आर्द्रता या ह्यूमस बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, आर्द्रता और ह्यूमस बहुत ज्यादा है। यहां का क्लाइमेट है वो अप्रोक्सीमेट 15 to 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर रहता है। यहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगती है, यहां पर बारिश ज्यादा होती है, यहां पर क्या है? ठंड होती है, बर्फबारी होती है, यानी कि अलग अलग। यहां पर गर्म है, बहुत गर्म मिलता है राजस्थान में। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? यही तो क्रॉप लगाने के लिए चाहिए। अब बेर है, हम बेर को ये बोल दें कि जम्मू कश्मीर में लगाएंगे, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको गर्म क्लाइमेट की आवश्यकता हो। हम कह दें कि सेब है वो राजस्थान में लगाएंगे, नहीं लगेगा। कारण क्या है कि क्लाइमेट नहीं है, जो मौसम इसको चाहिए होता है, जो जलवायु इनको चाहिए होती है, वो जलवायु यहां पर नहीं है। यहां पर सेब लगाने की कहते हैं तो सेब नहीं लगेगा भाई। क्यों? क्योंकि उसको ठंडा क्लाइमेट चाहिए। कहां पर लगेगा? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, भारत में सेब भी होता है, बेर भी होता है, नारियल भी पैदा किया जाता है, मिर्च भी होती है, मसाले भी होते हैं, और साथ के साथ खाद्यान्न उत्पादन भी होता है, दलहन उत्पादन भी होता है, जो अनाज वाली फसलें हैं वो भी पैदा होती है, तिलहनी, रेसे वाली, यानी कि बहुत वैरायटी है इनमें। किसमें? फसलों में। किसकी वजह से है? वातावरण की वजह से। अगर आपको वातावरण की नॉलेज हो जाए, वो कहां पर पढ़ेंगे आप? एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। अगर वातावरण की नॉलेज होती है तो कोई भी किसान है वो मार नहीं खाता, किसान को कभी भी नुकसान नहीं होता। और दूसरी चीज है कि जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगा? उत्पादन बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि उत्पादन बढ़ जाता है। उत्पादन बढ़ाना ही हमारा काम है। उत्पादन बढ़ाने से हमें पता है कि हमें क्या फायदा होगा। यह आपका यहां पर पहला पॉइंट पूरा होता है। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, स्कोप और क्षेत्र पढ़ रहे हैं, और स्कोप और क्षेत्र में अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हमने देखा था नियोजन में। क्या देखा था? नियोजन में, यानी कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में किस प्रकार की जॉब्स आपको, अगर सरल भाषा में हम सीखना चाहें तो किस प्रकार की आपको जॉब्स उपलब्ध रहती हैं। तो देखो, एक तो एग्रीकल्चर एजुकेशन, कृषि शिक्षा, एजुकेशन ही लिख देता हूं मैं, आप शिक्षा लिखेंगे, कृषि शिक्षा, इसका प्रसार और शोध,
ये 3 चीजें इसमें काम करती हैं। देखो, एग्रीकल्चर की डिग्री आप 12th में हैं या फिर 11th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, उसके बाद में आप बीएससी करने जाते हैं, बीएससी करते हैं तो बीएससी में आपको डिग्री मिलती है। अच्छा, डिग्री के बाद में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है, आप जॉब्स के लिए जाते हो, तो वो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है वो देखेंगे। सबसे पहले जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि अनुसंधान में जॉब मिल सकती है आपको, यानी कि कृषि अनुसंधान जो शिक्षक विभाग है या शिक्षा का जो विभाग है उसमें जॉब मिलेगी। दूसरी जो जॉब की बात करें तो उसके प्रसार में आपको जॉब मिल सकती है, यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बोल देते हैं, बढ़ावा देना एग्रीकल्चर को एक्चुअल में। अच्छा, तीसरी जो जॉब है वो रिसर्च की शोध में, उसमें जॉब मिल सकती है आपको। तो कृषि शिक्षण संस्थान है उसमें जॉब मिलेगी आपको। इन जगहों पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, साथ के साथ ही अगर इसमें इन जगहों पर कृषि अनुसंधान शिक्षक हैं या शिक्षण संस्थान है या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम किया जा रहा है या एग्रीकल्चर में रिसर्च का काम करना है, तो वो एटलीस्ट जॉब आपको इन में मिलती है और सबसे अच्छी जॉब रहती है एक्चुअल में इनमें। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में फर्टिलाइजर यानी उर्वरक या खाद से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी उसमें जॉब मिलती है, खाद और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों में। तीसरा आता है बीज उत्पादन कंपनियों में, बीज उत्पादन करने वाली कंपनियों में, बीज उत्पादन जो कंपनियां करती है। चौथा आता है कीटनाशक दवाइयां जिन कंपनियों द्वारा बनाई जाती है, कीटनाशक दवाइयां जो बनाई जाएं कीटनाशक दवाइयां जिन कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं, तो इन कंपनियों में आपके लिए जॉब क्या है उपलब्ध रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनके लिए जॉब अप्लाई करते हैं, जैसे पौध वृद्धि नियंत्रक, पौध वृद्धि नियंत्रक, जैसे साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, इथाइलिन हो गया, ये सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या और भी रसायन जो एग्रीकल्चर में काम में आते हैं, उन सब के अंदर आपको जॉब अप्लाई की जा सकती है, उन सब के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। तो हमने नियोजन में बात की कि कृषि अनुसंधान यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपको शिक्षण संस्थान होते हैं उनमें जॉब मिल सकती है। दूसरा आता है प्रसार यानी कि एक्सटेंशन में जॉब मिल सकती है। तीसरा आता है आपका इसमें जो शोध है यानी रिसर्च वगैरह के सेक्टर में आप जा सकते हैं। दूसरा क्या रहता है, दूसरा पॉइंट हमने कहा कि खाद और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों में, बीज उत्पादन करने वाली कंपनियों में, कीटनाशक कंपनियों में, कीटनाशक दवाइयां जो देती है, पौध वृद्धि नियंत्रक जो बनाते हैं, और इसके बाद में छठा अगर मैं और ऐड करूं इसमें तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड यानी कृषि से रिलेटेड जो बैंक हैं उनमें भी आपके लिए जॉब्स रहते हैं। तो ये वो सेक्टर हैं जहां पर आप एक अधिकारी के रूप में या फिर एक रिसर्चर के रूप में या फिर एक एजुकेटर के रूप में यानी कि यहां पर काम कर सकते हैं। अच्छा, इन कंपनियों में आप दवाइयां बनाने का काम भी कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम भी कर सकते हैं, इनमें रिसर्च का काम भी कर सकते हैं, ये जो कंपनियां अभी मैंने लिखी है। अच्छा, जैसे एग्रीकल्चर बैंक्स में जैसे अगर बात करें तो आरआरबी हो गया, नाबार्ड हो गया, ये बैंक्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर ये बैंक है तो इनमें जॉब है वो एग्रीकल्चर से जो स्नातक है या डिग्री लिया हुआ है वो ही अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करें इसमें तीसरा पॉइंट जो हमने देखा था अभी, तीसरा पॉइंट कौन सा देखा था, व्यवसाय।
या बिजनेस बोल देते हैं इसको। अच्छा, व्यवसाय में क्या रहता है, किस किस से रिलेटेड। अब एक कोई इंसान है, ये मान करके चलो कि उसने एग्रीकल्चर में डिग्री कर ली, उसके बाद में क्या कर सकता है, वो बिजनेस कर सकता है। जॉब्स की हमने बात कर ली कहां कहां पर, और अगर वो एग्रीकल्चर करना चाहे, पहला पॉइंट था एग्रीकल्चर करना चाहे तो उसको सस्य विज्ञान पढ़ने का क्या फायदा होगा। दूसरी बात, इस सेक्टर में जो जॉब करना चाहता है तो इस सेक्टर में उसके लिए अगर वो जॉब करना चाहता है तो सस्य विज्ञान के क्षेत्र में उसके लिए क्या क्या जॉब्स हैं। और अगला जो पॉइंट है हमें पढ़ना है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर कर लिया है, स्नातक कर लिया है, डिग्री कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है, उसके बाद में वो क्या क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो पहला तो जो कृषि से संबंधित रसायन होते हैं, चाहे वह बीज है, चाहे वह उर्वरक है, अच्छा चाहे वह कीटनाशक है, इन सब में क्या है वो जॉब्स के बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकता है। इन सभी चीजों में वो क्या है, बिजनेस प्रदान कर सकता है आपको। दूसरा चीज आता है जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज यानी कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होगी, जैसे कपड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है, गुड़ उद्योग है, या मसाला उद्योग है। ये सारे के सारे क्या है, किस पर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करते हैं। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज है ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है तो ये व्यवसाय भी एग्रीकल्चर वाला बखूबी जानता है, तो वो इसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तीसरा, अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर में यानी कि कृषि, मैं एग्रीकल्चर इंग्लिश में लिखूंगा तो परेशान मत होना, आप हिंदी में लिखना है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, कंबाइन हो गया, ट्रैक्टर के साथ प्रयोग होने वाले यंत्र हो गए, तो उनके लिए जो बिजनेस है, उनके लिए जो जहां से प्रोड्यूस होते हैं वो यहां से लिए जा सकते हैं, उसमें बिजनेस किया जा सकता है। ये सारे बिजनेसेस की बात हो गई। अच्छा, अब हमने यहां पर एक बात की थी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, एक तो ये वाला पॉइंट कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आती है, और एक है इसी का चौथा पॉइंट है, किसका, स्कोप का जो चौथा पॉइंट है वो है, स्कोप का चौथा पॉइंट क्या है, उद्योगों में, यानी कि उद्योगों में। इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर का क्या योगदान रहता है। देखो, जो कच्चा माल रहता है उस पर उद्योग डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर में उद्योग है, एग्रीकल्चर पर उद्योग है, वो दो प्रकार से डिपेंड करते हैं। कच्चा माल लेना है किसी को, जैसे कपड़ा उद्योग होगा, कपास चाहिए उसको, चीनी उद्योग होगा, शुगर केन यानी गन्ना चाहिए उसको, तो ये उद्योग डिपेंड कर रहे हैं उन पर, किस पर, कृषि पर, सस्य विज्ञान पर डिपेंड कर रहे हैं। दूसरी चीज आ गई कि सस्य विज्ञान में जब फसलें ग्रो करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। तो हम यहां पर इसको दो भागों में मैं विभाजित कर देता हूं। पहला है कच्चा माल के लिए, कच्चा माल के लिए उद्योग जो डिपेंड करते हैं इस पर, वो लिखेंगे। अच्छा, नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ। कच्चा माल के लिए जो उद्योग हैं वो। दूसरा आता है इसमें कि जिस पर एग्रीकल्चर के इनपुट में, एग्रीकल्चरल इनपुट यानी कि जो एग्रीकल्चर में दिया जाता है, यानी कि इसको हिंदी में मैं लिखना चाहूं तो कृषि में प्रयोग होने वाले उद्योग, यानी कि जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। अब इसी को इसी प्रकार चलने देते हैं और देखते हैं कौन कौन से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिखूंगा, कुछ आपको एक दो सोच करके लिखने हैं। अच्छा, मैं ज्यादातर एग्जांपल डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जैसे कपड़ा उद्योग है, कच्चा माल के लिए कपड़ा उद्योग किस पर निर्भर करता है, कपड़ा उद्योग कच्चा माल के लिए कपास पर निर्भर करता है,
अच्छा, दूसरा आता है कोई आटा मिल है या आटा उद्योग है, वो किस पर निर्भर करता है? अनाज वाली फसलों पर, अनाज वाली फसलों पर। अच्छा, इसके अलावा इसमें अगर बात करें कपड़ा उद्योग, कपास पर आटा उद्योग। अच्छा, डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग किस पर निर्भर कर रहा है? चारे वाली फसलों पर। अगर चारा नहीं मिलेगा जानवरों को तो ये सारी की सारी इस साइड लिखी जा रही हैं, वो फसलें सारी की सारी एग्रोनॉमी में पढ़ी जाती है, एग्रोनॉमी के क्षेत्र पढ़ रहे हैं। चारे वाली फसलें। अच्छा, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग किस पर निर्भर करेगा? शुगर केन यानी कि गन्ना पर। ये सारी की सारी फसलें सस्य विज्ञान में पढ़ते हैं और सस्य विज्ञान की फसलों पर कौन कौन से उद्योग निर्भर करते हैं, ये उद्योग है वो। अच्छा, मसाले उद्योग, सॉरी, मसाला उत्पन्न करने वाले उद्योग, मसाला उत्पादन करने वाले उद्योग। तो ये सारे के सारे उद्योग हैं, वो किस पर निर्भर करते हैं? एग्रोनॉमी पर डिपेंड करते हैं। यानी कि उद्योगों पर एग्रीकल्चर है, एग्रोनॉमी है, उसकी अच्छी खासी पकड़ है। कच्चे माल के लिए यहाँ से इनको ये लिखा जा रहा है, ये कच्चा माल मिलता है, फिर इनको प्रोसेस करते हैं, ये उद्योग उन्हीं से चलते हैं। मसाले वाली फसलें जैसे जीरा हो गया, सौंफ हो गया, मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, ये सारी चीजें। तो हमने यहां पर क्या देखा कि कच्चा माल के लिए जो फसलें प्रयोग की जा रही हैं, एग्रोनॉमिकल जो क्रॉप है वो क्या है? कपड़ा उद्योग के लिए कपास का, आटा उद्योग के लिए अनाज वाली फसलों का, डेयरी उद्योग के लिए चारे वाली फसलों का। अगर चारा नहीं होगा तो जो आपके लाइव स्टॉक है, पशु है, वो खाएंगे क्या? और खाएंगे नहीं तो डेयरी उद्योग भी नहीं चल पाएगा। गन्ना उद्योग यानी कि ये मीठा होता है, तो चीनी उद्योग, गन्ने से चीनी बनती है, गुड़ बनता है। अच्छा, इसके अलावा मसाला उत्पादन करने वाले उद्योग, इसके अलावा और भी बहुत से उद्योग रहते हैं, वो आप एक दो जो भी आपके ध्यान में आए वो लिख लेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इनपुट, यानी कि देखो दो प्रकार का है। एक तो आपने उत्पादन, ये आपका कोई खेत है, ये आपके पास कोई खेत है, इस खेत में फसल के लिए आपको जो फसल उत्पादन के लिए जो देना पड़ता है वो तो हो गए ये वाले उद्योग। अच्छा, इस खेत से आप फसल ले गए और ये फसल ले गए, वो आप जिन उद्योगों में भेज रहे हैं, एक वो उद्योग जो जिन उद्योगों में भेज रहे हैं, यानी कि यहां से कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, वो तो ये उद्योग है। और इस फसल को पैदा करने के लिए, आपको फसल को उत्पादन करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो ये उद्योग होते हैं। बात समझ में आ गई कि दो प्रकार के उद्योग है। एक तो इस खेत में क्या डाल रहे हैं हम और इस खेत से क्या निकाल रहे हैं, उस पर निर्भर करने वाले उद्योग। अगर हम इस खेत में अगर खेती नहीं करेंगे तो ये जो इनपुट जिन उद्योगों से हम ले रहे हैं, जैसे किसी से खाद ले लिया, बीज ले लिया, उर्वरक ले लिया, तो ये सारी चीजें हम नहीं लेंगे तो ये उद्योग भी बंद हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज है कि हमने गेहूं निकाल लिया, अगर आटा उद्योग को नहीं देंगे तो आटा उद्योग भी बंद हो जाएगा। तो ये सारी की सारी किस पर निर्भर किया? एग्रीकल्चर पर या सस्य विज्ञान पर। सस्य विज्ञान के क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो सस्य विज्ञान का नाम लेंगे। अच्छा, यहां पर आता है कि बीज उद्योग। सबसे पहले बीज उद्योग क्या देता है? खेत के लिए बीज देता है, पहला ये हो गया। दूसरा आ गया उर्वरक उद्योग। दूसरा आता है आपका उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक पैदा करने वाली कंपनियां हैं, वो खेत में हम उर्वरक डालते हैं, आप सभी जानते हैं, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। कीटनाशक कंपनियां, कीटनाशक या नींदनाशक बोल दिया जाता है कंपनी। अच्छा, जो कीटनाशक कंपनियां हैं वो क्या है कि एग्रीकल्चर में जो कीटनाशकों का प्रयोग होता है, जो जिन दवाइयों का प्रयोग होता है, वो भी एग्रीकल्चर इनपुट्स में आते हैं। चौथा आता है कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्र,
एग्रीकल्चरल इनपुट्स लिख दे, इम्प्लीमेंट्स लिख देते हैं इनको, या फिर यंत्र लिख दिया जाता है, कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्र लिख देते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिंचाई में प्रयोग होने वाले यंत्र हैं, या सिंचाई से जुड़े हुए जितने भी यंत्र हैं, इनमें देखो बीज भी हमारे खेत में डालना पड़ेगा। तो बीज उद्योग, अगर हम खेत में बीज नहीं डालेंगे तो बीज उद्योग बीज उत्पन्न नहीं करेंगे, बीज उत्पन्न नहीं करेंगे तो बीज उद्योग बंद हो जाएंगे, उर्वरक नहीं डालेंगे तो उर्वरक उद्योग बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में ही तो काम है इनका ना। कीटनाशक कंपनियां कब बंद हो जाएंगी? अगर हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना ही बंद कर दें। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स जैसे ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं, ट्रैक्टर के साथ जुड़ने वाले जो इंप्लीमेंट्स हैं, कल्टीवेटर, हैरो है, हार्वेस्टर है, कंबाइन बनाने वाली कंपनियां हैं, यानी कि अलग अलग जो इंप्लीमेंट्स यूज होते हैं वो कंपनियां भी किस पर डिपेंड करती है? एग्रोनॉमी पर। सिंचाई के जो यंत्र बनाए जाते हैं सिंचाई से जुड़े हुए, वो सारे के सारे किस पर? इसको एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। सारा जो पोर्शन है एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आप साथ बने रहिएगा, और इसके बाद में हम क्या है, जितना भी हमने पढ़ा है उसको देखते हैं। देखो, हमने अब तक क्या पढ़ लिया है? अब तक हम एग्रोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इसके महत्व और इंपॉर्टेंस खत्म कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कि एग्रोनॉमी के क्षेत्र में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, किस क्षेत्र में काम कर सकता है। तो पहला काम हो सकता है कि हम खेती करने लग जाएं, एग्रोनॉमी की क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने लग जाएं। दूसरा काम हो सकता है एग्रोनॉमी में अगर आपने डिग्री कर ली है तो आप जॉब कर ले। तीसरा हो सकता है डिग्री करने के बाद आप बिजनेस कर सकते हैं। और चौथा होता है कि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी उद्योग में काम कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी पर बहुत से उद्योग डिपेंड करते हैं। पहला काम हमने पढ़ा कि कृषि उत्पादन में हमें क्या देखने को मिला कि एक तो खाद्यान्न है, खाद्य सुरक्षा है, खाद्य उत्पादकता है। ये अगर किसी देश की ज्यादा है तो वो देश डेवलप है, वो देश अच्छा विकसित हो रहा है, प्रगति अच्छी कर रहा है। अगर ये विकसित नहीं है तो प्रगति नहीं कर रहा। दूसरी चीज हमने देखी कि यहां पर जितनी भी फसल है उसको साइंटिफिक तरीके से अगर उगाते हैं, उसको सस्य विज्ञान में सीखा जाता है, इसीलिए तो उसके क्षेत्र है। उसको अच्छे तरीके से उगाएंगे, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। दूसरा स्कोप हो गया उसी का। अच्छा, एक चीज है, तीसरी चीज ये आती है इसी पॉइंट में कि जो किसान है वो किसान उस देश पर निर्भर करते हैं। अगर देश विकासशील है तो वहां पर प्रोडक्शन, उत्पादन भी कम हो रहा है। अगर उत्पादन कम हो रहा है तो उन्हें खाद्यान्न है वो निर्यात करना पड़ेगा। अच्छा, वो किसान है उस देश का, उसमें प्रोडक्शन कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंटिफिक तरीके से नहीं कर रहे खेती। अगर वो साइंटिफिक तरीके से नहीं कर रहे तो उत्पादन भी कम हो रहा है। उत्पादन कम हो रहा है तो वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए, यानी कि जैसे जिसके लिए वो यानी कि अपनी कोई कमा नहीं पाते, एक्चुअल में सीधी भाषा में बोले तो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। दूसरी चीज, हमें विकसित देशों की बात करें, विकसित देशों की हमने बात की कि किसान है, जीवन निर्वाह करने के साथ साथ क्या काम करते हैं कि पैसा कमाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाते हैं। तो ये खाद्यान्न पर डिपेंड किया सारा। दूसरा आ गया आपका नियोजन के क्षेत्र में। ये देखो, हमने अभी तक जो पढ़ा है, ये यहां तक हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो आगे आपका हमने बात की कि कृषि किस पर निर्भर करती है? आपके वातावरण पर निर्भर करती है। अगर वातावरण, भारत का वातावरण है वो बहुत ही क्या होता है? अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? खेती के लिए अच्छा है। खेती के लिए क्यों अच्छा है? हमने बात की कि यहां पर अलग अलग है, क्या है? क्लाइमेट है, उसकी वजह से। अच्छा, आगे हमने बात की कि जॉब्स किस एरिया में है, तो एग्रीकल्चर के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जॉब्स हैं, रिसर्च सेंटर है, एक्सटेंशन है, उन तीनों चीजों में जॉब्स उपलब्ध है। अच्छा, इसके अलावा जो फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां हैं, उर्वरक बनाने वाली कंपनियां हैं, इसके अलावा कीटनाशक, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां हैं, इसके अलावा बैंक्स में जॉब होती है। तो इन सभी में आप क्या है, डिग्री करने के बाद में आप काम कर सकते हैं। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में आपका आता है कि व्यवसाय कहां कहां पर किया जा सकता है कि आप कहीं पर रिसर्च कर सकते हो,
किसमें रिसर्च करना है कि आप नया कोई रसायन प्रोड्यूस करते हो, नया कोई वैरायटी डेवलप कर देते हैं, उर्वरक नया डेवलप कर देते हैं, तो ये उसमें, या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़ा या एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट से जुड़ा कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उद्योगों में एग्रोनॉमी का क्या महत्व है कि उद्योगों में हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं दो पॉइंट? एक तो कच्चा माल के लिए, एक तो क्या है आपका कच्चा माल के लिए, यानी कि हम यहां पर अगर इसको इस प्रकार समझने की कोशिश करें कि एक तो एग्रीकल्चर के खेत में आपको पौधे उगाने के लिए क्या है, कुछ ना कुछ देना पड़ता है, चाहे वह खाद है, बीज है। वही उद्योग किस पर निर्भर करेंगे? इस पर निर्भर करेंगे। वो उद्योग ये है, बीज उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, कीटनाशक इंप्लीमेंट्स के हैं या यंत्र के जो उद्योग है निर्भर करते हैं। अच्छा, आपने अब प्रोड्यूस कर लिया, अब आप उसको बेचते हो। वो उद्योग क्या है, वो खरीद लेते हैं और उन्हीं पर ये क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रोनॉमी क्या है, उनको कच्चा माल दे देती है। कच्चा माल कैसे? कपास दे दिया तो कपड़ा उद्योग चलता है, अगर कपास नहीं दी तो कपड़ा उद्योग को नुकसान होगा, बंद हो जाएंगे। अगर अनाज दे दिया तो आटा उद्योग है, फ्लोर मिल्स है, वो चलती है। चारे वाली फसलें हैं, अगर वो उत्पन्न नहीं होगी तो पशुपालन नहीं होगा, पशुपालन नहीं होगा तो डेयरी उत्पादन कम हो जाएगा या नहीं होगा। अच्छा, अगला आता है गन्ना उत्पादन, अगर गन्ना दे देंगे तो चीनी उद्योग चलेगा। मसाले अगर एग्रोनॉमी से आपको प्रोड्यूस करके देते हो तो मसाला उत्पादन होता है। तो ये कंप्लीट होता है आपका एग्रोनॉमी का। सस्य विज्ञान का जो टॉपिक है, सस्य विज्ञान की अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, या फिर उसकी डेफिनेशन परिभाषा क्या है, या फिर उसके इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है, या फिर उसका स्कोप और क्षेत्र क्या है, यानी कहां कहां पर काम करते हैं। यहां पर आपका एग्रोनॉमी का पोर्शन कंप्लीट होता है। आगे हम इसमें सॉइल ऐड करेंगे, सॉइल पढ़ेंगे, मृदा। हमने एग्रोनॉमी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने देखा है कि पहले तो सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ना है, दूसरा टॉपिक आपका इसमें रहेगा मृदा का, तीसरा बीज का, तो कल दूसरा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिएगा।